आज हम बहुत बड़ी मात्रा में इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स पर अपने मैन्युफैक्चरिंग और अपने एक्सपोर्ट के लिए डिपेंडेंट हैं। उदाहरण के लिए जो आज विभिन्न वस्तुएं हम एक्सपोर्ट करते हैं उनमें 40 से 80% तक इनपुट्स इंपोर्टेड लगते हैं। हमारे देश में जो मैन्युफैक्चरिंग होती है उसमें भी बड़ी मात्रा में इंपोर्टेड कंटेंट्स लगते हैं। उदाहरण के लिए जो मोबाइल फ़ोन हमारे यहाँ असेंबल करती हैं विदेशी कंपनियाँ, उनमें भी लगभग 70-80% इनपुट जो बाहर से आता है। आज हम चाहे कारों का असेंबलिंग कर रहे हैं, आज चाहे हम रेफ्रिजरेटर्स का असेंबलिंग कर रहे हैं, या हम देखें तो किसी समय में अपने देश में हम 80% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स बना लेते थे। आज 70% एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स चीन से आते हैं। तो हमारी फार्मास्यूटिकल्स की मैन्युफैक्चरिंग भी प्रभावित होगी। हमारे ऑटोमोबाइल्स में भी जो बहुत सारे पार्ट चाइना से आते हैं या अन्य देशों से आते हैं, तो हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो इंटरनेशनल सप्लाई चेन पर डिपेंडेंट है, मुझे लगता है कि हमारे लिए एक वरदान भी सिद्ध होगा कि हम धीरे धीरे ये सारे अपने इनपुट्स जो हम अभी आयात करते हैं धीरे धीरे अपने देश में बनाना प्रारंभ कर देंगे। ऐसा नहीं है, हमारे देश में क्षमताएं थी। यह तो पिछले दिनों चीन ने बहुत दुर्मंशा के साथ हमारे देश में वस्तुओं की सस्ती डंपिंग करके और एक प्रकार से एक के बाद एक सेक्टर को डी इंडस्ट्रियलाइज करने का षड्यंत्र किया। मैं इसमें एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं कि किस प्रकार से एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में जो हम स्वावलंबी थे, तो चीन ने बहुत सस्ती डंपिंग शुरू की। उदाहरण के लिए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में फॉलिक एसिड लगता है, तो फॉलिक एसिड की डंपिंग चीन ने 4,500 रुपये किलो में शुरू कर दी। तो हमारे देश के सारे ड्रग फॉर्मुलेटर्स ने फॉलिक एसिड चीन से मंगाना शुरू कर दिया और हमारे देश में फॉलिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग शून्य हो गई। और जब हमारे देश में शून्य हो गई तो 2016 की जनवरी से दिसंबर के बीच चीन ने फॉलिक एसिड की कीमतें 11 गुनी बढ़ाकर 50,000 रुपये किलो कर दी। लगभग ऐसा उसने प्रत्येक क्षेत्र में किया है हमारे देश के उद्योगों को समाप्त करने के लिए। तो मुझे लगता है कि वर्तमान में चीन के प्रति संपूर्ण विश्व का जो आक्रोश है, उस आक्रोश को देखते हुए चीन का आर्थिक बहिष्कार होना बहुत निश्चित है। और चीन का एक अंतर्राष्ट्रीय कानूनों के अंतर्गत भी दायित्व बनता है कि दुनिया के विभिन्न देशों में जो आज 30 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नौकरियां समाप्त होने को है, जहां पूरी दुनिया के जीडीपी में कम से कम $10 ट्रिलियन का सीधी क्षति इस लॉकडाउन के कारण होने वाली है, और पूरे विश्व में जो इसके संक्रमण के कारण बड़ी लोगों की मृत्यु हुई है, संक्रमण में चिकित्सा में भारी लागत आई है, यह सारी क्षतिपूर्ति चीन से लेने का विश्व के सभी देशों का अधिकार बनता है। क्योंकि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के WHO के जो नियम हैं, इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस, उसके अनुच्छेद 6 में स्पष्ट लिखा है कि यदि किसी देश में ऐसा कोई जन स्वास्थ्य संबंधी संकट, महामारी जैसा उत्पन्न होता है और ऐसी कोई जानकारी आती है, तो अनुच्छेद 7 के अंतर्गत उसको 24 घंटे के अंदर अंदर विश्व स्वास्थ्य संगठन को सूचना देनी थी। चीन में 17 नवंबर को इस कोरोना वायरस का पता लग चुका था। दिसंबर अंत में ली नाम के जो वहाँ के वैज्ञानिक थे, उन्होंने ये जानकारी दे दी थी कि सार्स से 80% मिलते जुलते सिम्टम्स वाला एक नया वायरस उत्पन्न हुआ है। लेकिन उनको चुप कर दिया, उनके साथियों को चुप कर दिया। लोग कहते हैं उनको शायद जेल में बंद कर दिया, बाद में उनकी मृत्यु भी हो गई। तो चीन ने जानबूझकर ये सूचनाएं छिपाई। चीन ने अपने नेटिजन्स जो इंटरनेट पर सारी सूचनाएं जारी करते हैं, उनको भी चेतावनी दे दी थी कि भाई इस प्रकार की सारी चर्चाएं न की जाएं। तो एक प्रकार उसका फरवरी के मध्य तक भी उसके 1700 स्वास्थ्यकर्मी संक्रमित हो चुके थे, तब भी उसने WHO को विधिवत सूचना नहीं दी। तो इस प्रकार से उसने जो इंटरनेशनल हेल्थ रेगुलेशंस का उल्लंघन किया और उसके कारण पूरे विश्व की क्षतिपूर्ति करने के लिए भी चीन बाध्य है। और मुझे लगता है कि दुनिया के सभी देशों को चीन के विरुद्ध सामूहिक कार्यवाही करनी चाहिए, और अगर वह नहीं क्षतिपूर्ति करता है तो उसके विरुद्ध रिटेलिएटरी मेजर्स लगाकर और उसकी वस्तुओं का बहिष्कार भी करना चाहिए। और निश्चित रूप से एक जो समवेत स्वर पूरे विश्व के बने हैं, जिसको हम वैश्विक चिति कह सकते हैं, उस वैश्विक चिति में जहां एक तरफ दुनिया के सभी देश भारत को एक अनुकरणीय आदर्श के रूप में देख रहे हैं,
आज इंटरनल जो रेजिस्टेंस सुधारने के लिए योग से लेकर आयुर्वेद आदि की तरफ भी विश्व की जाने का मानस बन रहा है। हमारे स्वस्थ व्रत के नियमों की तरफ भी विश्व आगे बढ़ रहा है। तो ऐसे में मुझे लगता है कि संपूर्ण विश्व के 200-225 के करीब देशों की वैश्विक चिति एक प्रकार से भारत के अनुकूल बनने जा रही है, और वही वैश्विक चिति एक प्रकार से चीन के विरुद्ध गंभीर और कार्यवाही करने का मानस बना रही है। तो यह भी एक दृष्टि से भारत के लिए बहुत ही अच्छी स्थिति दिखलाई देती है। और इस सब में जो सबसे बड़ा लाभ जो मैंने बीच में वह विषय प्रारंभ किया था कि यदि हम अपने देश में उन सारी वस्तुओं का उत्पादन प्रारंभ करते हैं जिनमें कि हम आयात पर निर्भर हैं, जैसे आज 90% सोलर पैनल चीन से आते हैं। इसी प्रकार से अनेक वस्तुएं आज चाहे मोबाइल फ़ोन ले लीजिए या अनेक वस्तुएं जो बाहर से विदेशों से आयात होती है, अगर हम अपने देश में उन सब के प्रतिस्थापन या उन सब के विकल्प अगर उपलब्ध कराते हैं तो इसकी अनुकूल परिस्थितियां हैं। क्योंकि अब कोरोना वायरस के बाद, लॉकडाउन के बाद जो इंटरनेशनल मूवमेंट जिसको हम कहते हैं अंतर्राष्ट्रीय आवागमन लगभग नहीं के बराबर रह जाएगा। अमेरिका ने अपने यहाँ सारे इमिग्रेंट्स के आने पर रोक लगा दी है। दुनिया के सभी देश अपने यहाँ विदेशों से आने वाले लोगों पर और सामग्री पर रोक लगाएंगे, और हमने भी रोक लगाई हुई है और हम भी रोक लगाएंगे। तो देश के उद्यमियों को ऐसी विभिन्न वस्तुओं को बनाने का एक सुअवसर मिलेगा कि जिन वस्तुओं को आयात होता था उनके अभाव में उन वस्तुओं को देश के उद्यमियों द्वारा बनाए जाने पर निश्चित रूप से 3 लाभ होंगे। जब हमारे देश में उत्पादन बढ़ेगा तो उत्पादन बढ़ने के कारण लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने से उनको जो मासिक वेतन और मजदूरी मिलेगी तो उनकी आय बढ़ेगी। आय बढ़ेगी तो वो बाजार में खरीदारी करेंगे। खरीदारी करने से विभिन्न वस्तुओं की मांग बढ़ेगी। मांग बढ़ेगी तो नया इन्वेस्टमेंट होगा। नया इन्वेस्टमेंट होगा मैन्युफैक्चरिंग के लिए, क्योंकि जब डिमांड अधिक होगी तो ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग करनी होगी, नया इन्वेस्टमेंट होगा तो फिर नए लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो फिर इनकम बढ़ेगी। इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी। डिमांड बढ़ेगी तो इन्वेस्टमेंट, रोजगार। यह हम एक स्वतः स्फूर्त आर्थिक वृद्धि और विकास के दौर में जाएंगे। दूसरा, हमारी बहुत अधिक निर्भरता आज इंटरनेशनल सप्लाई चेन्स पर है। उदाहरण के लिए हम जो विभिन्न वस्तुओं का उत्पादन करते हैं उसमें आज 40 से 80% तक हिस्से पुर्जे आयातित लगते हैं। लेकिन जब विश्व में वस्तुओं का आवागमन बाधित होगा तो इन सारी इंटरनेशनल सप्लाई चेन से बाहर निकलकर हम अपने देश में बनने वाली सभी वस्तुओं का उत्पादन, जो डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में जो विभिन्न प्रकार के साथ सामान लगते हैं, उनका अपने देश में ही उत्पादन करेंगे और उसका बहुत बड़ा लाभ मिलता है। मैं इस बात को 2 उदाहरणों से स्पष्ट करना चाहता हूँ। उदाहरण के लिए आज 90% खिलौने देश के बाहर से आते हैं। तो अगर एक खिलौने की कार अपने देश में बनेगी तो उस खिलौने की कार की प्लास्टिक बॉडी बनाने के लिए 2 करोड़ का प्लास्टिक डाई कास्टिंग का माउड बनेगा, तो वो माउड बनाने वाली कंपनी को काम मिलेगा जो पहले नहीं मिल रहा था। जब वह कार यहाँ बनेगी तो हो सकता है कि वो सेल से बनने वाली कार होगी तो उसमें कॉइल लगेगी। कॉइल लगेगी तो उस कंपनी को कॉइल वाले को कॉइल का ऑर्डर देना पड़ेगा, तो उस कॉइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का काम बढ़ेगा। कॉइल मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को एनामल्ड वायर चाहिए कॉइल बनाने के लिए, तो वायर एनामलिंग कंपनी को काम मिलेगा। वायर एनामलिंग कंपनी को कॉपर वायर चाहिए तो कॉपर ड्राइंग मशीन वाले को काम मिलेगा। कॉपर ड्राइंग मशीन वाला कॉपर इनगोट खरीदेगा। तो एक प्रकार से डाउन स्ट्रीम वैल्यू चेन में उत्पादन होता है। और मैं स्वदेशी उत्पाद का एक बहुत अच्छा उदाहरण आपको देकर स्पष्ट करना चाहता हूँ। मान लो किसी व्यक्ति का 2000 रुपये का नोट है, वो उसकी जेब में रखा रहता है और वह 6 महीने तक उसके सेफ में रखा रहता है, तो उसका विशेष लाभ अर्थव्यवस्था में नहीं होता है। लेकिन अगर मान लो वह 2000 रुपये के, मैं हम छोटा सा उदाहरण लेकर उसने 2000 रुपये के लड्डू खरीद कर और लोगों में बांट दिए, या भोजन खरीद कर अभी कोरोना ग्रसित लोगों को खिला दिया, जो बेरोजगार लोगों को खिला दिया। अब 2000 रुपये के जो लड्डू या उसने खाद्य सामग्री के लड्डू जिस दुकानदार से खरीदे, उसको 15 मिनट बाद नया लड्डू बनाने के लिए 2000 रुपये का घी खरीदना होगा। पड़ोस के दुकानदार से वो घी खरीद लेगा। घी खरीदने वाले को अपना एसी रिपेयर कराना है तो वो 15 मिनट बाद एसी रिपेयर वाले को बुला के उसको एसी रिपेयर वाले को 2000 रुपये दे देगा। एसी रिपेयर वाले को अपने बच्चे की पैंट खरीदनी है, 2000 रुपये की वो पैंट खरीद लेगा। पैंट रेडीमेड वाला सोचेगा कि मुझे नया पैंट बनाना है, वो नया फैब्रिक खरीदेगा। अगर मेरे दिए हुए ये 2000
2000 रुपये उस दिन बाज़ार में अगर 10 लोगों के बीच घूमेंगे तो वह 20,000 रुपये की आय पैदा होगी, और महीने भर में अगर वो 100 लोगों में घूमेगा तो 2 लाख रुपए की आय, उत्पादन और यह सब सृजित होगा। तो मेरा इस उदाहरण से आपको यह स्पष्ट करना है कि हम अगर अपने देश में स्वदेशी वस्तुओं को खरीदते हैं तो ये ट्रांजैक्शन वेलोसिटी ऑफ मनी से बड़ी मात्रा में रोजगार पैदा होता है, बड़ी मात्रा में लोगों को काम मिलता है। एक और बात जो सिल्वर लाइनिंग भारत के संदर्भ में सभी लोगों को दिखाई दे रही है वह यह है कि हमारे देश में 50% से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं, और कृषि कार्य अभी इस लॉकडाउन में सबसे कम प्रभावित हुआ है। दुनिया के अन्य देशों में कहीं 2%, कहीं 1%, कहीं आधा प्रतिशत, कहीं 4% जनसंख्या ही कृषि पर निर्भर है, और इसलिए वहाँ पर तो इतना उनको सिल्वर लाइनिंग यह नहीं मिल पाएगी। दूसरी बात एक और मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारत के पास कृषि की सामर्थ्य अपरिमित है। हमारे पास 16 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन है खेती योग्य, बाकी ज़मीन तो 32 करोड़ हेक्टेयर से अधिक है। तो ये खेती योग्य 16 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन में से आज 7 करोड़ हेक्टेयर सिंचित है। हमारा जो 20 करोड़ हेक्टेयर मीटर पानी नदियों में बहकर चला जाता है उसका हम ठीक से उपयोग करें तो 14 से 16 करोड़ हेक्टेयर ज़मीन को सिंचित कर सकते हैं, और यदि हम 16 करोड़ हेक्टेयर सिंचित भूमि पर खेती करेंगे तो दुनिया की 400 करोड़ से अधिक जनसंख्या, 2/3 के करीब जनसंख्या को हम खाद्य पूर्ति कर सकते हैं। तो भारत विश्व की एक खाद्य महाशक्ति बन सकता है।